नमस्कार मित्रों, आप सभी को नमन और मधुरम हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। मित्रों, वरिष्ठ अध्यापक हो या व्याख्याता भर्ती परीक्षा हो, पटवार परीक्षा हो या ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा हो, हमें स्वरों के वर्गीकरण के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है और स्पेशली वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में तो स्वरों का वर्गीकरण बहुत डिटेल में आता है। तो विद्यार्थियों को किस तरह से चुटकियों में ये स्वरों का वर्गीकरण याद हो जाए, इसका प्रयास आज की क्लास में करना चाहता हूं। और मैं आपको उलझाना नहीं, सुलझाना चाहता हूं। छोटे छोटे बिंदु, छोटे छोटी बातें करके आपके जहन में वो बात अच्छे से घर कर जाए और आप हमेशा के लिए उसको याद रख लें, तो आप सोचिए मैं थोड़ा बहुत सफल हो जाऊंगा। मित्रों, ईश्वर ने हमको बहुत बढ़िया बुद्धि दी है, लेकिन मैंने आपसे आग्रह पहले भी एक बार किया था कक्षा में, लाइव क्लास में, कि ईश्वर ने बुद्धि दी है, स्टोरेज भी खूब है, लेकिन हम उसका पूर्ण उपयोग करना नहीं जानते। दूसरा, ऐसी कई सारी बातें हमारे दिमाग में भरी हुई है और उसको हम डिलीट ही नहीं करते, तो आप सोचिए कहीं न कहीं हमारी मेमोरी जो है वो भी हैंग हो जाती है और उसके लिए कोई एंटीवायरस हम प्रयुक्त नहीं करते हैं, है ना। अब कैसे हिंदी के लिए अपने दिमाग में कुछ जगह बने और उसमें आपको हिंदी याद रहे, अब ये मेरा प्रयास, और उसी प्रयास के तहत खेल खेल में स्वरों का वर्गीकरण हम आज करने वाले हैं। और आपको ये स्वर का जो वर्गीकरण है बहुत सरलता से याद रह जाएगा। अब इसको रटना नहीं है, लिखने के आधार पर ध्यान में रखना है मित्रों, है ना। आप सभी जानते हैं कि वर्ण के जब हम भेद करते हैं तो मुख्य रूप से दो भेद करते हैं। पहला भेद स्वर है, दूसरा भेद कौन सा है? व्यंजन है। स्वर किसे कहते हैं? तो बिना बाधा के जिनका उच्चारण हो जाता है ऐसे वर्णों को हम स्वर कहते हैं, और जिन वर्णों का उच्चारण बाधा सहित होता है, यानी प्राण वायु जो है वो मुंह में विभिन्न अवयवों से स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, और जिन वर्णों का उच्चारण हम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। मित्रों, अब स्वरों का वर्गीकरण कितने आधारों और कितने प्रकारों में होता है उसको बस आप देखते रहिए, कैसे आपको वो सब आज याद होने वाला है। बस आप पूरा इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और जब एक बार आप इसको देखेंगे तो पक्का मुझे भरोसा है कि आपको बात हमेशा हमेशा के लिए याद रहने वाली है। बस एक आध बार आप स्वयं अभ्यास कर लीजिएगा जिससे वो बहुत पक्की हो जाए बात। देखिए मित्रों, हम बात कर रहे हैं स्वरों के वर्गीकरण की। देखिए, स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, तो याद रखिएगा मोटे तौर पर हम जो स्वरों का वर्गीकरण करते हैं, तो स्वरों का जो वर्गीकरण है वो स्वरों का वर्गीकरण जो है वो आप देखिएगा कि हम 6 आधारों पर करेंगे। कितने आधारों पर करेंगे? 6 आधारों पर करेंगे। 6 आधारों पर कितने प्रकारों में करेंगे? 20 प्रकारों में हम वर्गीकरण करने वाले हैं। 20 प्रकारों में, यानी 6 आधारों पर 20 प्रकार में हम आज स्वरों को देखने वाले हैं, और वो भी बिना रटे हुए, समझते हुए हम इस बात को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो देखिए कैसे हम इसको समझने वाले हैं, आप देखिएगा। तो सबसे पहले स्वरों का जो वर्गीकरण है कितने आधारों पर करना है? ध्यान रहे, 6 आधारों पर करना है। कितने प्रकार हम पढ़ने वाले हैं? 20 प्रकार हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम पहला आधार लिखते हैं। पहला आधार है जिह्वा के, जिह्वा, ह आधा होता है, जिह्वा के, जिह्वा के जिह्वा के व्यवहृत, जिसको हम उत्तापित भी कह सकते हैं, उत्थापित। तो हमें ज्यादा कठिन लगता है तो उसको नहीं बोलना है फिलहाल। आप जिह्वा के व्यवहृत भाग के
आधार पर, जिह्वा के व्यवहृत भाग के आधार पर कितने भेद करने वाले हैं मित्रों? तो हम इस आधार पर 3 भेद करेंगे। स्वरों के कितने भेद करेंगे, कितने भाग करेंगे? 3 भाग करेंगे। बहुत सरल है, आप इसको इस रूप में देखिए, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। मित्रों याद रखिएगा, क्रम से अग्र, मध्य और तीसरा है पश्च, अग्र, मध्य और पश्च। अब आप चाहेंगे तो स्वर लिखना ही है यहां पर, स्वर, स्वर और स्वर। और आप ये सभी जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं? 11 हैं। मैं लिख लेता हूं एक बार यहां पर, अ, आ, ई, री, हाँ, इसके बाद आप लिखेंगे ऊ, री, ठीक है, फिर लिखेंगे ए, ऐ, ओ और औ, ठीक है। टोटल 11 स्वर हमारे सामने हैं और इन्हीं स्वरों का हम क्या करने वाले हैं? आज 6 आधारों पर 20 प्रकारों में इसका विभाजन करने वाले हैं। परीक्षाओं में प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से अग्र स्वर है, निम्नलिखित में से पश्च स्वर नहीं है, निम्नलिखित में से संवृत स्वर है, निम्नलिखित में से अर्ध विवृत स्वर नहीं है। तो आप सोचिए, जब इस वर्गीकरण को अच्छे से दिमाग में बिठा लेंगे तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में तो कम से कम 2-3 प्रश्न, कम से कम बता रहा हूं, इस वर्ण विचार से आ जाते हैं। तो आप सोचिए, ये तो बहुत सरल है, बस इसको हम अच्छे से समझेंगे। देखिए, हमने 3 भाग कर लिए, अग्र, मध्य और पश्च। आप देखिए, ये जिह्वा है, ठीक है, और जिह्वा का ये जो भाग है इसको हम कह रहे हैं अग्र, ठीक है। जिह्वा का ये जो भाग है इसको हमने कहा मध्य, ठीक है, और जिह्वा का ये जो भाग है इसको हमने क्या कहा? पश्च, ठीक है, जो जुड़ा हुआ भाग है। तो जिह्वा के कितने भाग होते हैं? 3। अब जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय होता है उसको हम अग्र स्वर कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय होता है उसको हम मध्य स्वर कहते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग सक्रिय होता है उनको हम क्या कहेंगे? पश्च स्वर। अब ये सब चीजें तो हम डिटेल में समझते रहेंगे। आज जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो मुख्य रूप से आप समझिएगा। वो समझना ये है कि भाई अग्र स्वर कौन से हैं, मध्य स्वर कौन से हैं, पश्च स्वर कौन से हैं। तो आप देखेंगे कि हम सबसे पहले एक बात को याद रखेंगे कि मध्य स्वर हमें ध्यान में रखना है। कौन सा स्वर ध्यान में रखना है? मध्य स्वर, ठीक है। और मध्य स्वर कौन सा होता है? आप देखिए, एक याद रखना है आपको, अ होता है। क्या होता है? अ, ठीक है। अब मध्य स्वर तो अ ही होता है, इतना सा हम ध्यान में रखेंगे। अब बाकी स्वरों को हम देखिए कैसे याद रखने वाले। मित्रों, आपने मोटरसाइकिल देखी होगी, है ना, और उसको जब चलाते हैं तो गियर डालने पड़ते हैं। राजदूत एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी, है ना, और अभी भी दूसरी कई प्रकार की मोटरसाइकिलें हैं, लेकिन उसमें जो न्यूट्रल होता था वो मध्य में होता था, मतलब सेकंड लास्ट होता था। और जैसे ही आपको उस मोटरसाइकिल को स्टार्ट करना है और स्टार्ट करके अगर आगे बढ़ाना है तो आप देखिए प्रथम गियर डालना पड़ता है। यानी कहने का मतलब आपका जो मूवमेंट है पैर का वो नीचे की तरफ होगा। तो हम तो ये कह रहे हैं कि अ से हमने मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी, यानी मध्य स्वर कौन सा होता है ये हमें ध्यान है। अब हम फर्स्ट गियर डाल रहे हैं, यानी नीचे की तरफ मूवमेंट होगा। तो आप सोचिए अ से आगे क्या आता है? आ, तो हमने ये लिख लिया आ। लेकिन आप जानते हैं मित्रों कि मोटरसाइकिल फर्स्ट गियर में तो बस थोड़ा सा चलाते हैं, उसके बाद तो हम टॉप गियर्स डालने लगते हैं। तो कहने का मतलब ये कि हम टॉप गियर्स डालते हैं और ऊपर की तरफ लिखेंगे क्या? क्रम से, कुछ भी नहीं करना है। तो आ के बाद क्या आता है? देखो ई और ई, ये लिख लिया ई और ई, ठीक है। अब आप देखिए वापस से मान लीजिए चढ़ाव आया तो हमें वापस डाउन गियर्स डालना होता है, तो हम डाउन गियर्स डाल रहे हैं। अच्छा, ये लाइन पूरी, इसमें अब कुछ नहीं आएगा, है ना। मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई, अ है, बस खत्म हो गई बात। अब आप देखिए ई और ई के बाद क्या आएगा? तो ऊ और क्या आएगा? ऊ आएगा मित्रों।
अब वापस हमें अप ऊपर की तरफ जाना है तो क्या आएगा ए और क्या आएगा ए, फिर वापस डाउन आप देखिए तो क्या होगा ओ और क्या होगा औ। अब आप देख लीजिए बहुत सरलता से, रटना नहीं है, अप एंड डाउन, ठीक है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले मध्य स्वर कौन सा है, अ, इतना सा याद रखा, फिर अपना मूवमेंट नीचे की तरफ होना चाहिए, यानी इधर हमें बिल्कुल ठीक लिखना है, अग्र मध्य और पश्च, इधर हमें कोई गड़बड़ी नहीं करनी है, नहीं तो इधर सब उल्टा सीधा हो जाएगा, ठीक है। अग्र मध्य और पश्च क्रम से। फिर हमने शुरू कहां से किया, मध्य से, मध्य स्वर कौन सा होता है, अ होता है, बस उसके बाद मूवमेंट किधर, नीचे आ, फिर मूवमेंट किधर, ऊपर ई और ई साथ में लिखेंगे, फिर मूवमेंट किधर, नीचे तो ऊ और ऊ हो गया, फिर मूवमेंट ऊपर की तरफ तो क्या हो गया, ए और ए हो गया, फिर मूवमेंट किधर, नीचे की तरफ ओ और औ। अब तो स्वर खत्म हो गए। अब आप ध्यान रखिएगा, इस वर्गीकरण में री से ऋषि को हम अभी सम्मिलित नहीं करते हैं, जहां इसको सम्मिलित करेंगे वहां मैं आपको बता दूंगा, ठीक है मित्रों। तो ये हमारा पहला जो आधार है, उसके आधार पर कितने भाग किए हमने, 3। कौन कौन से, अग्र मध्य और पश्च, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपसे कोई भी पूछ ले कि अग्र स्वर कौन सा, मध्य स्वर कौन सा, पश्च स्वर कौन सा, तो लिख लीजिए ना, कुछ भी नहीं। देखो कैसे लिखना है, सीधा। अब यहां देखिए अ लिखा, फिर यहां आ लिखा, फिर ये लिखा ई, फिर इधर तो कुछ लिखना ही नहीं, इधर लिखा ऊ, फिर ऊपर लिखा ए और फिर नीचे लिखा ओ और औ। अब हो गया। अब जो पूछना है, जैसे पूछना है, हम कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि हमने दिमाग में इस बात को अच्छे से बिठा लिया है। ये आपका पहला आधार। देखिए अब दूसरे आधार पर हम चर्चा करते हैं, दूसरा आधार हमारा कौन सा है। तो देखिए दूसरा आधार है ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, यानी ओष्ठों की आकृति कैसी होती है, इसके आधार पर हम अगर स्वरों का भेद करते हैं तो 2 और कहीं पर इसके भेद मिलते हैं 3। हम मोटे तौर पर 3 भेदों में इनका वर्गीकरण करते हैं, हमें अच्छे से समझना है, ठीक है। पहला भेद कौन सा, तो आप देखिए वर्तुल स्वर, क्या कहेंगे, वर्तुल स्वर भी कह सकते हैं और इसको वृत्ताकार भी बोलते हैं, ठीक है, वर्तुल स्वर। दूसरा देखिएगा अर्धवर्तुल स्वर, अर्धवर्तुल, ठीक है, जिसको अर्धवृत्ताकार कहा जा सकता है, अर्धवृत्ताकार, ठीक है, अर्धवृत्ताकार स्वर। तीसरी बात आप देखिएगा, तीसरा है अवर्तुल स्वर, जिसमें कोई वर्तुल स्वर, ओष्ठों में किसी प्रकार का गोला, अर्धगोला नहीं बनता है, तो इसको सीधा अवृत्ताकार बोलते हैं, अवृत्ताकार, ठीक है। अवृत्तमुखी भी बोलते हैं, है ना, तो 2-3 नाम है, अवृत्तमुखी, ठीक है, अर्धवृत्तमुखी, है ना, और वृत्तमुखी। अब आप देखिए ओष्ठ, जब भी हम ओष्ठाकृति के आधार पर बात करते हैं तो स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ की आकृतियां प्रायः 3 प्रकार की होती है। पहली आकृति कौन सी, आप देखिएगा वर्तुल, यानी ओष्ठ क्या हो जाएंगे, गोल, ऐसा, ठीक है। अर्धवर्तुल यानी ओष्ठ कैसे हो जाएंगे, आधे गोले जैसे। और तीसरी आकृति अवर्तुल, यानी ओष्ठ में किसी प्रकार का कोई गोला नहीं बनता है, फ्लैट ही रहते हैं, यानी 3 भेद बना दिए, ठीक है। ये है वर्तुल, ये है अर्धवर्तुल और ये है अवर्तुल स्वर। अब आप याद रखिए मित्रों कि हमें फिर से वही मोटरसाइकिल शुरू करनी है, और मोटरसाइकिल हम मध्य से शुरू करेंगे, यानी यहां से, ठीक है। और स्वर कहां से शुरू होते हैं देखिएगा, तो मित्रों स्वर शुरू कहां से होते हैं, आप जानते हैं स्वर कहां से शुरू होते हैं, अ से, और इसके साथ साथ एक और स्वर लिखेंगे, क्या, आ, ठीक है, आ, ठीक है, आ। इनको हमने क्या कहा, इनको हमने कहा अर्धवर्तुल, बीच में से शुरू किया है। अब वही देखिए, फर्स्ट गियर डालेंगे, यानी नीचे की तरफ मूवमेंट होगा, और क्या लिखेंगे, ई और ई। आप इसका उच्चारण जब करेंगे ना, ई, तो ऐसा लगता है जैसे ओष्ठ जो है और ऐसे खिंच जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद अब इस लाइन में कुछ नहीं आएगा, अब आपको ऊपर की तरफ जाना है और क्या लिखना है, ऊ, देखो ऊ,
ओष्ठ गोल हो रहे, ठीक है। और ऊ, अब आप देखिए फिर ए, री का अभी वर्गीकरण नहीं करेंगे, अय, और फिर देखिए क्या होगा ओ, और क्या होगा औ। तो आप देख लीजिएगा वर्तुल स्वर संख्या में कितने हो गए 4, अर्धवर्तुल कितने हो गए 2, आ, आधा गोला बन रहा है। और इधर ई ई, ए आई, इसमें गोला बनता ही नहीं फ्लैट, और दोनों किनारों से ओष्ठ खिंच जाते हैं, है ना। तो आप सोचिए ये अवर्तुल स्वर है। तो ओष्ठाकृति के आधार पर जो है हम मोटे तौर पर कितने भेद कर रहे हैं 2। अगर हम इसके 2 ही भेद करते हैं, यानी अर्धवर्तुल की जगह क्या रखते हैं अवर्तुल, यानी 2 ही भेद, एक है वर्तुल, दूसरा क्या है अवर्तुल, तो इन दोनों स्वरों को भी हम किस में गिन लेंगे, इसी में गिन लेंगे। तो वर्तुल स्वर कितने होते हैं 4, उ ओ औ, उच्चारण के आधार पर भी हमें पता चलता है, और शेष जो है वो क्या मानेंगे हम अवर्तुल। लेकिन जब अर्धवर्तुल की बात आती है तो अ और आ को हम किस में मान लेते हैं अर्धवर्तुल में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम कि तीसरा जो हमारा आधार है वो कौन सा है, मुखाकृति के आधार पर। और मुखाकृति के आधार पर जब हम बात करते हैं तो स्वरों के हमारे कितने भेद हैं, पहला आप देख लीजिएगा संवृत स्वर, दूसरा जो है वो कौन सा है अर्ध संवृत स्वर, तीसरा विवृत स्वर, और चौथा है अर्ध विवृत स्वर, ठीक है। संवृत का अर्थ होता है बंद, यानी मुख मार्ग बंद सा हो जाता है जब कुछ स्वरों का हम उच्चारण करते हैं। और विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ, यानी एक दूसरे का विलोम है ना। और आपसे पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में ऐसे स्वर का उच्चारण कीजिए जिसका उच्चारण पूरा मुंह खोलकर किया जा सकता है, तो वो कौन सा स्वर है आ। देखिए कितना मुंह खोल सकते हैं, लेकिन अगर हमें अ का उच्चारण करना है तो इतना मुंह नहीं खोल सकते, आ। अब इतना मुंह खोलकर हम अ का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, तो विवृत स्वर हमें पकड़ में आ गया है। तो आप देखिए हम शुरू करते हैं यहां से सेकंड लास्ट गियर से, मोटरसाइकिल के सेकंड लास्ट गियर का मतलब होता है न्यूट्रल गियर, राजदूत मोटरसाइकिल का। तो आप देखिए यहां आ, ठीक है, पहला गियर डालेंगे इधर, और जो बच गया वर्णमाला में उसको लिखेंगे तो अ, ठीक है मित्रों। अब टॉप गियर्स डालेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो सीधा कुछ भी नहीं करना आपको, जो स्वर क्रम से आ रहे हैं उनको लिखना है, और चारों स्वरों को हम क्रम से लिखेंगे, ठीक है मित्रों। अब आप देखिए इस पंक्ति में कुछ नहीं आने वाला, इस पंक्ति में कुछ नहीं आने वाला, अब केवल 2 पंक्तियां खुली हुई है, वो है अर्ध संवृत स्वर वाली और अर्ध विवृत स्वर वाली। तो आप देखिए री से ऋषि का वर्गीकरण अभी इसमें हम नहीं कर रहे हैं, तो उससे आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है ए, क्या आता है ए, और यहां ए लिखा, फिर नीचे हमें लिखना है अगला अय, फिर वापस यहां ऊपर लिखेंगे क्या ओ, और फिर वापस हम नीचे की तरफ आएंगे और क्या लिखेंगे औ। तो मित्रों ये हमारे मुखाकृति के आधार पर कितने भेद हो गए, 4 भेद हो गए, ठीक है। अब आप देख लिए चारों भेद बहुत सरलता से आपको ध्यान में रखने, शुरुआत कहां से करनी है विवृत स्वर से, ठीक है, और क्या लिखना है आ, यानी इन सब में केवल याद रखना है विवृत स्वर आ बस। जैसे पहले हमने आधार में याद रखा था कौन सा मध्य स्वर अ, फिर बाकी सब हमने ऊपर नीचे करके काम कर लिया था। दूसरा आधार था कौन सा ओष्ठाकृति के आधार पर, तो हमने केवल बीच वाले भाग को याद रखा था अर्धवर्तुल स्वर, कौन कौन से होते हैं अ और आ, फिर अप डाउन करके हमने पूरा वर्गीकरण कर लिया था। इसी तरह से इसमें विवृत स्वर को याद रखना, और वो तो अंडरस्टूड है, आ पूरा खुला हुआ मुंह केवल आ, है ना, तो आ लिख लिया। अब मान लीजिए मैं इसको यहां मिटाता हूं, और आप कैसे याद रख पा रहे हैं देखते हैं, थोड़ा सा परीक्षण भी हो जाएगा। चलिए मैंने भी मिटा दिया। अब देखिए मैं लिख रहा हूं तो एक चीज तो हमें ध्यान में थी, क्या आ, ठीक है मित्रों। फिर देखिए क्या है अ, फिर सीधा ऊपर की तरफ, है ना, तो क्या 4 स्वर एक साथ ई ई ऊ, तो गलती नहीं होगी कैसे भी प्रश्न पूछो। फिर आप देखिए ये वाली पंक्ति पूरी हुई, ये वाली पंक्ति पूरी हुई, है ना। अब क्या करना है, यहां ए, यहां अय, सीधा सीधा, यहां ओ, और यहां क्या है औ, ये हो गया। अब कोई हमसे पूछे अर्ध विवृत स्वर कौन से हैं, हम बिना कंफ्यूजन के अच्छे से लिखा हुआ है, हम बहुत अच्छे से उत्तर दे देंगे क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए। प्रश्न आता है निम्नलिखित में से अर्ध विवृत स्वर नहीं है। अब ऑप्शन में आप देखिए आपको ओ भी दिया जा रहा है और औ भी दिया जा रहा है एक साथ, अब आपको ध्यान में रखना है ना। या फिर आपको इस तरह से ऑप्शन दे दिया जाएगा, एक दे दिया जाता है ए और एक दे दिया जाता है औ। तो आप सोचिए
एक तो इसमें अर्ध संवृत है, ठीक है, लेकिन एक तो इसमें अर्ध संवृत है और एक कौन सा हो गया, अर्ध विवृत स्वर हो गया, तो दोनों हो गए। इसलिए हम इस सारणी को अगर लिखित रूप में दिमाग में बिठा देंगे तो कहीं कोई गलती की संभावना ही नहीं रहेगी। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा चौथा आधार है, चौथा आधार देखिएगा, चौथा आधार है श्वास की मात्रा के आधार पर, श्वास की मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर। ठीक है मित्रों, आधार पर। इस आधार पर जब हम बात करते हैं तो दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से आप देखिए। पहला भेद होता है ह्रस्व या लघु स्वर, ठीक है, एक मात्रिक स्वर भी कह सकते हैं। और दूसरा जो यहां आधार होता है वो होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। ठीक है, चलिए फिर मैं एक और आधार साथ में लिखना चाहता हूं क्योंकि दोनों एक साथ समझाऊंगा, दोनों में संबंध है। देखिए पांचवा जो आधार है वो है जिह्वा पेशियों में, जिह्वा पेशियों में, जिह्वा पेशियों में तनाव के आधार पर, खिंचाव के आधार पर, तनाव के आधार पर। और उस आधार पर जब हम बात करते हैं तब भी भेद कितने करने हैं? दो भेद करने हैं। ठीक है, अब ये भी देखिए, आपको दो आधार एक साथ याद हो जाने वाले। इस आधार पर जब बात करते हैं तो शिथिल स्वर, आधार क्या बनाते हैं? शिथिल स्वर। ठीक है मित्रों, फिर दूसरा देखेंगे तो क्या बताते हैं? कठोर, कठोर स्वर। ठीक है, हमने यहां दो आधार बना लिए। ठीक है मित्रों, अब आप देखिए ह्रस्व या लघु स्वर कितने होते हैं? तो ह्रस्व या लघु स्वर जो है कितने होते हैं? चार होते हैं। कितने होते हैं? चार। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक होता है अ, ये तो हमको ध्यान ही है, एक होता है ई, एक होता है उ, और अब यहां री का वर्गीकरण होने वाला है। री, अ, उ, अ, ई, उ और री, चारों ही छोटे हैं। ठीक है, तो बचे हुए कितने हैं? तो बचे ये चार हैं, तो बचे हुए कितने? 7। वो सब इसमें आने वाले हैं। कौन कौन से हैं देखो, तो आ है, बड़ी है, बड़ाऊ है, फिर ए है, अय है, ओ है, और क्या है? औ है। ये चारों सातों जो हैं वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो श्वास की मात्रा इसमें कम लगती है, इसमें थोड़ी ज्यादा लगती है। तो जिनमें कम लगती है उनको हमने कहा ह्रस्व या लघु स्वर, और जिनमें थोड़ी ज्यादा लगती है श्वास की मात्रा उसको हमने कहा दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4, और दीर्घ स्वर कितने हैं? 7। ठीक है मित्रों, अब आप देखिए, अब ये जो है श्वास की मात्रा के आधार पर जो वर्गीकरण किया, उसी वर्गीकरण का फायदा हम यहां कि जिह्वा पेशियों में तनाव के आधार पर। तो जिह्वा पेशियों, कुछ स्वरों के उच्चारण में जिह्वा पेशियों में कुछ थोड़ा सा संकुचन होता है, और कुछ स्वरों के उच्चारण में जिह्वा पेशियों में कोई विशेष प्रकार का संकुचन नहीं होता है। जिनमें संकुचन नहीं होता है उनको शिथिल स्वर कहते हैं, और जिनमें थोड़ा संकुचन होता है उनको कठोर स्वर कहते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना, जो ह्रस्व स्वर है वो सब शिथिल स्वर है, और जो दीर्घ स्वर हैं वो सब कठोर स्वर हैं। तब आप देखिए कैसे हमारा काम सरल हो गया, है ना? हो गया ना हमारा काम सरल, कुछ भी नहीं करना हमें। तो अब जो ह्रस्व में लिखा है वो के वो स्वर यहां लिख लेंगे, अ, ई, उ और री, हो गया अपना काम। ठीक है, और इधर आप देखोगे तो क्या करना है? ये जो है आ, बड़ी, बड़ाऊ, फिर ए, अय, ओ, और क्या होगा? औ। देखिए कितना सरल हो गया। तो आप देखिए हमें दो आधार और 4 प्रकार बस तरीके से हमने याद कर लिया, रटने की जरूरत नहीं है। यानी जो ह्रस्व है वही शिथिल है,
जो दीर्घ हैं वही क्या है, कठोर हैं। तो ये आप देखिए हमने खेल खेल में 5 प्रकार पढ़ लिए हैं, ठीक है, मतलब 5 आधार पढ़ लिए और कम से कम 14 प्रकार पढ़ लिए। अब अंतिम आधार और जो 6 प्रकार हैं उनको अपन पढ़ लेते हैं। देखिए जो अंतिम हमारा आधार है, छठा आधार, वो क्या है देखिएगा, तो उच्चारण स्थान के आधार पर। किसके आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। तो इस आधार पर कितने प्रकार हैं मित्रों, 6 प्रकार हैं, है ना। स्वरों के उच्चारण में विभिन्न स्थानों का विशेष योगदान रहता है। तो जिस स्वर के उच्चारण में जिस स्थान का विशेष योगदान रहता है उसी के आधार पर उसका नामकरण कर दिया हमने। इसलिए हम कंठ्य कहते हैं, तालव्य कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं, ठीक है मित्रों। तो इस आधार पर 6 प्रकार हमने बनाए हैं। देखिए कौन कौन से हैं, बहुत सरल से हैं। पहला हम कंठ से शुरू करते हैं, कंठ यहाँ है ना, यहां से शुरू करते हैं। ऐसे उच्चारण का प्रोसेस ऐसे होता है, अंदर से बाहर की तरफ प्राणवायु निकलती है, तो उसी प्रोसेस से हम शुरू करते हैं। पहला स्टेशन आता है कंठ। तो हमने जिनका उच्चारण कंठ से होता है उनको हम क्या कहते हैं, कंठ्य। उन स्वरों को हम क्या कहते हैं, कंठ्य, ठीक है। चाहे तो इसको हम कोष्टक में कंठ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, कंठ के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है, तालु, ठीक है। तो आप देखिए तालव्य, ठीक है। तीसरा स्थान अगर यूं ही आगे बढ़ते हैं तो तालु से आगे आता है मूर्धा, मूर्धा, तो मूर्धन्य कह देते हैं, मूर्धन्य। मूर्धा के बाद अगला जो उच्चारण स्थल है वो कौन है, ओष्ठ। चलिए तो हम लिख लेते हैं ओष्ठ्य, सिंगल मात्रा लिखें ज्यादा अच्छा है, ओष्ठ्य, ठीक है। कहीं कहीं आपको 2 मात्राओं वाला भी ओष्ठ्य दिखता है। फिर आप देखिए 5वां और छठा जो प्रकार है उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों को मिलाना है, ध्यान देना, इन दोनों को मिलाना है और 5वां प्रकार लिखना है। तो मिलाने पर हम क्या लिखेंगे भाई, कंठ है और तालव्य है, तो हम यहाँ लिखेंगे कंठ तालव्य। देखिए ये भी याद नहीं रखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कंठ को मिलाना है और ओष्ठ को मिलाना, इन दोनों को मिलाकर आपको छठा बनाना है। तो क्या बनाएंगे, कंठ ओष्ठ्य, कंठ ओष्ठ्य, ठीक है मित्रों। तो देखिए 6 प्रकार हमने खेल खेल में यहां पर लिख लिए हैं और बस आपको इधर का ध्यान जरूर रखना, ये सीरियल आपका मेंटेन रहे। पहला कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, ये भी ऐसे याद रखा हमने, ठीक है। फिर ओष्ठ्य है ना, क्योंकि दंत्य नहीं होता, स्वरों का उच्चारण दांतों के सहयोग से नहीं होता, इसलिए दंत्य कोई यहां उच्चारण स्थान नहीं है ना। और फिर 2 बातें और, पहले कंठ और तालव्य को मिलाकर कंठ तालव्य 5वां बना दिया, फिर कंठ और ओष्ठ को मिलाया और कंठ ओष्ठ छठा प्रकार बना लिया हमने। अब आप देखिए स्वर जो हैं वो अ से शुरू होते हैं, बहुत ध्यान से देखना, इधर बस देखने का ही खेल है। तो अ लिखा, फिर क्या लिखेंगे, आ लिखेंगे, इसके बाद क्या आता है, देखो बहुत क्रम से लिख रहा हूं, ई और ई आता है, ठीक है। ई और ई के बाद हमें एक स्थल जंप करना है और ओष्ठ तो हम जानते हैं उच्चारण के आधार पर ऊ और ऊ ही होता है, ऊ ऊ, देखिए ओष्ठ्य है। लेकिन अब इसके ठीक बाद वापस हम यहां लिखते हैं और एक स्वर जो री है वो मूर्धन्य है, इसका उच्चारण मूर्धा के सहयोग से होता है, यानी मूर्धा के अलावा अन्य किसी की नहीं है, पूरे मुख की आवश्यकता है, लेकिन विशेष सहयोग जो रहता है री के उच्चारण में वो मूर्धा का रहता है, ठीक है मित्रों। अब आप देखिए री के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे तो क्या आता है, ए और ऐ, फिर क्या आता है ओ क्रम से और औ। बस देखिए बहुत सरल सा, हमने वही 11 स्वर लिख लिए, अ आ ई, फिर एक स्थान जंप किया क्योंकि ओष्ठ यहां लिखा हुआ है, ऊ ओष्ठ होता है, फिर री लिख दिया मूर्धन्य में, फिर नीचे आ गए ए ऐ ओ औ, ये देख लीजिए। तो कितने प्रकार हो गए, 6 प्रकार हो गए। तो आप देखिएगा हमने सबसे पहले क्या किया, 3 प्रकार पढ़े, किसके आधार पर बताइए, किसके आधार पर, है ना, किसके आधार पर पढ़े हमने, चलो रिवाइज कर लेते हैं, किसके आधार पर पढ़ा वो रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला आधार हमारा कौन सा था, जिह्वा के व्यवहृत भाग के आधार पर कितने प्रकार, 3, कितने प्रकार हैं, 3, अग्र मध्य और पश्य, बहुत बढ़िया। फिर देखेंगे दूसरा आधार हमारा कौन सा था, ओष्ठाकृति के आधार पर कितने प्रकार किए, 3, वर्तुल, अर्धवर्तुल और अवर्तुल, बहुत बढ़िया। फिर देखेंगे अगला जो है, अगला है, हाँ अगला देखिए
हमने किया था मुखाकृति के आधार पर, और मुखाकृति के आधार पर किया तो 4 प्रकार, संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत। और आप देख सकते हैं बहुत सरलता से हमने इसका विश्लेषण कर लिया था। फिर चौथा, श्वास की मात्रा के आधार पर 2 भेद और जिह्वा पेशियों में तनाव के आधार पर 2 भेद। ठीक है, फिर देखिए अगला अंतिम जो है हमारा कौन सा, उच्चारण स्थान के आधार पर 6 प्रकार कर लिए। और ये देखिए कंठ तालव्य, मूर्धन्य ओष्ठ्य, कंठ तालव्य और कंठ ओष्ठ्य। तो इस प्रकार से लिखने के आधार पर हमने स्वरों के 6 आधारों पर 20 भागों को बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लिया है। आशा करता हूं कि आपको भी ये दिमाग में बैठा होगा, लेकिन एक आध बार स्वयं लिखकर अभ्यास जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने मन से 1 बार 2 बार स्वयं लिखकर अभ्यास कर लिया तो बस ये पक्का मानकर चलिएगा कि स्वरों के वर्गीकरण से कोई भी प्रश्न किसी भी रूप में घुमाकर ही क्यों ना आ जाए, लेकिन आप जरूर उस प्रश्न को सही करने वाले हैं, क्योंकि आपने सरल तरीके से लिखने के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण को अपने दिमाग में बिठा लिया है। साथियों, अगर ये वर्गीकरण आपको पसंद आया हो तो जरूर इस चैनल को आप आगे की तरफ बढ़ाएं, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों तक भी पहुंचाइएगा, ताकि जो भी स्वरों के वर्गीकरण से यूं देखें तो याद रखने से मुक्ति चाहता है तो जरूर इस वीडियो को देख लें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो शॉर्ट ट्रिक के साथ आपके लिए लेकर हाजिर होने वाला हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।